अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास एंजियोस्पर्मी की। जैसे कि एंजियोस्पर्मी के बारे में पहले काफ़ी हद तक बात हो चुकी है किसी न किसी हवाले से। जैसे कि हम जानते हैं कि ये ट्रैकियोफाइट्स हैं, तो इनके पास ट्रू स्टेम लीव्स और रूट्स मौजूद हैं। इनके पास वेस्कुलर बंडल है। इनमें डोमिनेंट जनरेशन जो है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। और व्हाट इज़ स्पेशल इन दैम दैट दे हैव फ्लावर्स। इनके पास फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं एंड दे आर दी मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स। फ्लावर्स इसलिए इनको इनक्लोज्ड सीडेड या एंजियोस्पर्मी का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि वही ओव्यूल्स बेरिंग लीव्स जो हैं, जो हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़े थे, वही लीव जो हैं वो फोल्ड हो गए हैं और उन्होंने ओवरी बना ली है। और इस ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल मौजूद है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यही फोल्डेड लीव्स हैं जिन्होंने मिलकर ओवरी बनाई है, और ये ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स मौजूद हैं। लाइक दिस इज़ दी ओवरी। ये फोल्डेड लीव्स हैं जो कि खुले हुए थे पहले, यही खुले हुए लीव अब फोल्ड हो गए हैं, और इन फोल्डेड लीव्स के अंदर जो है वो ओव्यूल्स हैं। और ये ओव्यूल का ये जो स्ट्रक्चर है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी वजह से इनको जो है वो हम एंजियोस्पर्मी का नाम देते हैं। अब इन एंजियोस्पर्मी में बहुत कुछ स्पेशल है। पहली बात तो ये कि इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं 2035,000 से 3,060,000 तक स्पीशी 360,000 तक इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमरस हैं। इसके अलावा ये हेट्रोस्पोरस हैं। इनमें दो तरह के स्पोर्स जो है वो बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं। इनके लाइफ साइकिल की हम बात करें तो लाइफ साइकिल में जो जैसे कि सभी ट्रिक्योफाइटा में जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, और वो क्लियरली डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। हम सब ने एक फ्लावरिंग प्लांट देखा होगा, रोज़ प्लांट देखा होगा, जिसमें प्रॉपर जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं और इसमें फ्लावर्स होते हैं। क्योंकि इनमें ज़्यादा खास बात फ्लावर है तो हम उसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फ्लावर बेसिक यहाँ पर डेफिनेशन भी आप इसको अंडरलाइन कर लें। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट विच कंसिस्ट ऑफ पेडिसल, थैलेमस एंड फ्लोरल लीव्स। और लीव्स कौन से हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। अब जो पेडिसल है ये वो स्टॉक है जिसके ज़रिए ये स्टेम है अगर, तो पेडिसल वो स्टॉक है जिसके साथ फ्लावर अटैच है। और आपने देखा होगा कि फ्लावर ये एक स्वॉलन सा ग्रीन कलर का रीजन होता है जिसके साथ ये पेडिसल के फ़ौरन बाद ये आता है और इसके साथ फ्लावर जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपने कभी रोज़ प्लांट को देखा होगा तो उसमें भी ये पेडिसल मौजूद होती है। तो इसके बाद जो है वो सेपल्स हैं जो ग्रीन सी पत्तियां होती हैं छोटी छोटी सी। उसके बाद पेटल्स हैं जो कि बड़े बड़े से इनके लीव्स होते हैं जो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। रोज़ में ये जैसे रेड कलर के होते हैं, और इनके दरमियान जो हैं वो स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं। अब ये जो स्टेमन और कार्पल्स हैं ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स जैसे से प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं और पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, क्योंकि या फ्लावरिंग सेंट क्रिएट करने के लिए होती हैं ताकि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और ये पोलिनेशन का उनसे काम ले सकें। लेकिन एक्चुअल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर के स्टेमन और कार्पल्स हैं। स्टेमन जो हैं वो मुश्तमिल होता है, उसमें मौजूद होता है एंथर, एक स्टॉक होती है। जैसे स्टेमन का पोर्शन कुछ इस तरह से होता है, ये एक स्टॉक है और ये जो है ये इसके ऊपर स्वॉलन रीजन है, इसे हम एंथर का नाम देते हैं। ये जो एंथर है इसके अंदर माइक्रोस्पोर सेल होते हैं। ये माइक्रोस्पोर सेल में होती है मियोसिस। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनमें स्पोर जो है वो मियोसिस से बनते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनके अंदर मियोसिस होगी और इस मियोसिस के नतीजे में जो है ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके बनाते हैं मेल गेमिटोफाइट। और एक ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गेमिटोफाइट मौजूद हो उसे हम क्या नाम देते हैं? पोलन। तो यहाँ पर आप पोलन की डेफिनेशन भी हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद हैं कार्पल्स। तो कार्पल्स जो हैं, एक और बात बहुत रिमार्केबल है कि इनका मेल गेमिटोफाइट सिर्फ 3 सेल पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद होती है इसके बाद आ जाता है कार्पल। कार्पल जो है वो ये दिखाई गई है, ये दिस इज़ द कार्पल। कार्पल में ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है। और ये ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ये इस ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद होगा? मेगा स्पोरेंजियम।
और ये मेगास्पोरेंजियम जो है वो ही ओव्यूल है, और ये ओव्यूल देन यानी मेगास्पोरेंजियम जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट की जैसे पहले बात हो चुकी है कि वो ओवरी से कभी बाहर नहीं जाता है, और फीमेल गेमेटोफाइट बहुत ही अनकॉमन स्पीशीज़ होता है, छोटा सा होता है, और ये सिर्फ 7 सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि ये जो पोर्शन है, ये जो आपको एक सैक, एम्ब्रियो सैक नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस इज़ द फीमेल गेमेटोफाइट, जिसमें 3 यहाँ पर ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एक जो है वो यहाँ पर एग होता है, और एक जो है वो एंडोस्पर्म सेल जो है वो होता है। इसके अलावा कुछ सेल जो हैं वो यहाँ पर भी एंटीपोडल सेल होते हैं। तो टोटल 7 सेल पर मुश्तमिल इनका फीमेल गेमेटोफाइट होता है, और जो बहुत ही अनकॉमन स्पीशीज़ होता है, यानी नज़र नहीं आता है। अब होता क्या है कि जैसे ही जिस तरह से हमने बात की है कि मेगास्पोर क्योंकि नहीं छोड़ता है पेरेंट बॉडी को, तो माइक्रोस्पोर जो है वो ही किसी न किसी ज़रिए से, चाहे किसी एनिमल की बॉडी के साथ अटैच होकर, हवा के ज़रिए या वाटर के ज़रिए, किसी भी तरीके से जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुँचता है। ये क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है, जिसके अंदर ये पोलन ग्रेन एक ऐसा मेल गेमेटोफाइट है, एक ऐसा माइक्रोस्पोर है जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट मौजूद है। ये मेल गेमेटोफाइट कंटेनिंग जो पोलन है, ये यहाँ पर आएगा और ये स्टिग्मा के स्टिकी एंड के साथ अटैच हो जाएगा। स्टिग्मा के स्टिकी एंड के साथ अटैच होने के बाद यहाँ पर बनेगी पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब कैसी होगी कि यहाँ पर ये इसके यहाँ पर आकर अटैच हुआ है, और यहाँ से बनी है पोलन ग्रेन के साथ ये बनेगी पोलन ट्यूब। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब लाइक है, और ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। ये इस पूरे स्टाइल को कवर करता हुआ यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा, और यहाँ से आकर ये एग को फर्टिलाइज़ करेगा। अब ये पोलन ट्यूब में जो है वो 2 स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, और एक जो है वो ट्यूब सेल न्यूक्लियस होता है, जो यहाँ तक पहुँचने पर डिजनरेट हो जाता है, और सिर्फ स्पर्म सेल बचता है जो कि एग को फर्टिलाइज़ करता है। जो ही एग फर्टिलाइज़ होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू जाइगोट, जो सब्सिक्वेंटली एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद जो यहाँ पर एक और बहुत खास फिनोमिना होता है, जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन का। अभी जिस तरह से बात हुई है कि स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो 2 है, इनमें से एक तो एग को फर्टिलाइज़ करता है, जबकि जो दूसरा है वो ये दरमियान में मौजूद जो एंडोस्पर्म है उसको फर्टिलाइज़ करता है। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 पोलन ये स्पर्म न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस तो एग को फर्टिलाइज़ करेगा, जबकि दूसरा न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर ये जो डिप्लाइड एंडोस्पर्म है इसको फर्टिलाइज़ करेगा, और इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म में। क्योंकि ये एंडोस्पर्म पहले डिप्लाइड था, तो इसके साथ एक और न्यूक्लियस फ्यूज़ हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म। The presence of endosperm is highly advantageous for these seeded plants, because this endosperm is basically the reserve food material for the embryo। जो ही आप सीड को सो करते हैं, उसको पानी देते हैं, तो सीड जो है वो जर्मिनेट करना फ़ौरन से शुरू कर देता है। किस तरह से अपने ये जो स्टोर फूड होता है इसको लेता है और वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। इसी तरह से आपने सुना होगा कि अब बहुत से जो लीव्स सीड वगैरह हैं उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो न्यूट्रिशनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर होता है। तो वो एनिमल मोस्टली प्लांट जो हैं वो मोस्टली फॉर्म में इन सीड के अंदर फूड स्टोर कर लेते हैं। इस तरह से ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना है ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अल्ट्रा सिग्निफिकेंस लेकर आता है। ना सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस प्लांट के लिए है, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए भी है, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर ही पेपर में आ जाता है। तो आपने इसको डायग्राम के साथ जो है वो अच्छी तरह से याद करना है। हाँ जी, जहाँ तक एंजियोस्पर्म का ताल्लुक है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो एंजियोस्पर्म को हम ब्रॉडली 2 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक मोनोकोटिलेडोनियस होते हैं और एक डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स होते हैं। और जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है मोनोकोटिलेडोनियस का मतलब है जिनमें एक ही कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकोटिलेडोनियस का मतलब है जिनमें 2 कॉटिलेडन होते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर
मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की जो है वो बताया गया है इनमें डिफरेंसेस। तो आप यहाँ से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ़ कॉटिलेडन्स कितने होते हैं, सीड के अंदर कॉटिलेडन कितने होते हैं, डाइकॉट्स में 2 होते हैं और मोनोकॉट में 1 ही होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ पेटल्स एंड सेपल्स डाइकॉट में ये 4 या 5 के ग्रुप में होती हैं, यानी 4 होती हैं, 8 होती हैं, 12 होती हैं, या 5 होती हैं, 10 होती हैं, 15 होती हैं। जबकि जो मोनोकॉट्स हैं उनमें ये 3 या 3 के ग्रुप्स में होती हैं, जैसे 3 है तो देन 6 हैं या 9 है, इस तरह से। और इसके अलावा इनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल, वो डाइकॉट में हार्स रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में ये डिस्पर्स्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। इसी तरह से लीव्स में वेनेशंस जो हैं वो नेट लाइक होती हैं, जबकि मोनोकॉट में जो है वो पैरेलल वेनेशंस होती हैं। और ये ओवरऑल इनकी अपीयरेंस डाइकॉट जो है वो वुडी या हर्बेशियस दोनों हो सकते हैं, जबकि मोनोकॉट जो हैं वो सिर्फ हर्बेशियस होते हैं। इसी तरह से सिमेट्री जो है वो फ्लावर की वो दोनों में ही सेम है, यानी रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। और इसके अलावा पेटल्स की अरेंजमेंट जो है वो भी दोनों में सेम है, यानी ये सेपरेट पेटल्स भी हो सकती हैं या ये गैमो पेटल्स भी हो सकते हैं। गैमो पेटल्स का मतलब है कि सारी पेटल्स आपस में फ्यूज़ होती हैं, मिली हुई होती हैं। इसी तरह से जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट्स हैं, तो ये ओवरी सुपीरियर या इंफीरियर दोनों में हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सेपल और पेटल्स से ओवरी ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब है कि बाकी फ्लोरल पार्ट से ओवरी की पोजीशन ऊपर है, और इंफीरियर का मतलब है कि बाकी फ्लोरल पार्ट से इसकी ओवरी की पोजीशन जो है वो नीचे है। तो इस तरह से ये दोनों ही पोजीशन कैरी कर सकती है।